हेलो नमस्कार, आप लोग का फान इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूवी कैरेट फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चले उसके यहाँ पे पार्ट 11 को। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको भाई शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर फटाफट जुड़ सके। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इसका जवाब भाई, इसका राइट आंसर क्या है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 15 सेकंड का। ठीक है, तो 15 सेकंड आपका स्टार्टअप हो चुका है, फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका समय जो है फास्ट समाप्त हो रहा है, तो फटाफट इसका जवाब देते रहें भाई। तो समय आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन दे रखा है, बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचने के लिए, चढ़ावों से बचने हेतु या बचाने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है। सडनली फंक्शंस इन द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच डिवाइस इज डिजाइन टू सेव। यहाँ पे जो है कह रहा है बिजली के उपकरणों की वोल्टेज में अचानक अगर जो है चढ़ाव आ जाए या उतार आ जाए, इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो उससे जो हम बचने के लिए क्या बनाए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो सर्ज प्रोटेक्टर के द्वारा जो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रखा है और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो समय आपका फटाफट समाप्त हो रहा है भाई। समय समाप्त हो उससे पहले आप लोग जवाब कर दिया करिए। क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु की ऊंचाई के अनुपात से, ऊंचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्नीफियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रैखिक आवर्धन किसको कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को क्या कहते हैं यहाँ पे, रैखिक आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। भाई क्वेश्चन का फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रेरित करता है क्या कहलाता है। द टेंडेंसी ऑफ द और अरेंज्ड ऑब्जेक्ट टू मूव एट द कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड व्हाट। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाएगा, जड़त्व कहा जाएगा, इनर्शिया कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे उसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें भाई, फास्ट इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें फटाफट। क्वेश्चन दे रखा है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। व्हाट डज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट। तो यहाँ भी गति के पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, तो गति का जो पहला समीकरण तो आपको पता भी होना चाहिए भाई क्या होता है। ठीक है, व्हाट डज दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन रिप्रेजेंट। तो ये क्या करता है, मतलब किसके बीच का रिलेशन दर्शाता है। तो ये जो है वेग और समय यानी वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का रिलेशन दर्शाता है। कौन सा, गति का जो आपका पहला समीकरण होता है। दूसरे की अगर बात करेंगे तो स्थान और समय की यानी स्थिति और आपका जो यहाँ पे पोजीशंस और टाइम होते हैं उसके बीच का रिलेशन कौन दिखाता है, सेकेंड मोशन लॉ यहाँ पे दिखाता है। ध्यान रखिएगा, न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो आपका यहाँ पे दिखाता है क्या, स्थिति यानी स्थान और समय के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बीच का आपका यहाँ पे समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें भाई, क्या है राइट आंसर। सभी करें जवाब भाई। क्वेश्चन का निम्न में से कौन एक सतही घटना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फेनोमेना। तो यहाँ पे जो सरफेस फेनोमेना की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एवोपोरेशन केवल है, वाष्पीकरण यहाँ पे केवल है, सतही घटना के तौर पर इसको जाना जाता है। यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है और इसके लिए समय स्टार्ट होता है, फटाफट जवाब करें। जो क्वेश्चन आ रहा है कम से कम वो तो जवाब करते चलें सभी लोग। एकदम सही। क्वेश्चन दे रखा है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन
सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे कहा जाता है। कर्व्ड मिरर इन विच द यहाँ पे मिरर है, इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाएगा? एक वक्री दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह पर अंदर की ओर क्या होता है, वक्री, अंदर की तरफ भी क्या होगा, वक्री होगा। तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर हम कहते हैं। ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या है। तो क्वेश्चन दे रखा है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कैसी लौ उत्पन्न होती है? व्हाट काइंड ऑफ द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज सफिशिएंट। तो अगर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति, जैसे कि आप अगर गैस जला रहे हैं, जब आप खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, अगर थोड़ा से भी गड़बड़ हुई तो आपका जो है यहाँ पे जो बर्नर होता है, जो जलता है, वो पीला जलने लगेगा। जैसे ही थोड़ा सी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हुई तो पीला जलने लगा। लेकिन जब ऑक्सीजन की आपूर्ति आपकी पर्याप्त होगी, मतलब जितनी उसको ज़रूरत है, तो वो पूरी उसको मिलेगी, तो लौ जो है कैसे जलेगी भाई? तो वो आपकी नीली जलेगी, यानी ब्लू जलेगी, यानी आपका तब जो है गैस क्या है, सही चल रहा है। नेक्स्ट, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। फटाफट जवाब करें सभी। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है यानी विस्थापन है, उसकी बात कर रहा है कि भाई वो कितना होगा। अगर जो यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है, डिस्टेंस अगर शून्य है, तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें, क्या हो जाएगा राइट आंसर। समय आपका समाप्त हुआ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या देखा है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से। अब इसके आगे आपको फील करना है कि क्या होता है। आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। इसकी जो यहाँ पे डेंसिटी होती है उसकी बात करें, इसका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? तो कम होता है। घनत्व जो है पानी से कम होता है, इस वजह से क्या होता है, वो तैरता रहता है। इज लेस, ध्यान रखिएगा, इज लेस देन दी वाटर। नेक्स्ट वन, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, फटाफट करें। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव कितना हो जाएगा? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हाल्व्ड व्हाट विल बी द इट्स हीटिंग इवेंट। यानी हाल्व्ड मतलब यहाँ पे हाफ की बात की जा रही है, मतलब उसका जो प्रतिरोध है कितना कर दिया जा रहा है, आधा कर दे रहा है। तो उसका उसमें जो प्रभाव होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, वो कितना हो जाएगा? तो जो उसका उसमें प्रभाव होगा यानी हीटिंग जो इफेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है। फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर यहाँ पे क्या है, 11th का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसका जो है जवाब दें। क्वेश्चन दे रखा है, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ वन इलेक्ट्रिकल डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द फॉल्ट इन अ पैरेलल सर्किट। पहला बात ध्यान रखना इस पे, पैरेलल सर्किट पे, समांतर परिपथ पर ध्यान देना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ऑल अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखिए समांतर परिपथ में जब जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सब जो है अलग अलग से जो है, सबका जो कनेक्शन जो अलग अलग से रहेगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में रहता तो क्या होता है, सबका जो एक ही जैसा यहाँ पे क्रम रहता तो क्या होता कि सभी जो है साथ में बंद हो जाते। लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम बोला है यानी पैरेलल में बोला, तो पैरेलल में अगर होगा तो क्या होगा, देखिए समान रूप से सभी कार्य करते रहेंगे, बाकी जो केवल गड़बड़ है वही केवल बंद होगा और बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यानी क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा, विल वर्क नॉर्मली, यानी अन्य वाले जो हैं सभी अन्य विद्युत उपकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जो है सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब।
तो फटाफट जवाब करते रहें कि राइट आंसर क्या है। जिन भी क्वेश्चंस का आपको आंसर पता रहे उनको कमेंट जरूर किया करिए, ताकि जो है ये पता चल सके कि आपको जो है सही पता था या गलत पता था। क्वेश्चन है, जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से when several resistance are connected in parallel their combined resistance is less than the minimum resistance of the them। तो यहाँ पे जो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कैसा होगा, कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो कैसा होगा, तो भाई वो कम होगा, इज लेस होगा, यानी कि जो कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसका देखेंगे क्वेश्चन क्या है। समय स्टार्ट होता है अब। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए आपका सुचालक का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो दाब पर यानी प्रेशर पर जो है निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, किस पर, दाब पर यानी प्रेशर पर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय स्टार्ट होता है आपका अब। कह रहा है चालक तार को पीवीसी द्वारा, देखिए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात कर रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फार्मूला पिछली बार आपसे पूछ लिया था, सीधे जो फुल नेम इसका पूछ लिया था, मतलब पूरे जो है नाम इसका क्या है, द्वारा कोटिंग करके क्या रोका जा सकता है। व्हाट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कोटिंग द कंडक्टर वायर विद द पीवीसी। तो यहाँ पे पीवीसी के द्वारा अगर आप कोटिंग करते हैं तो जो हम क्या रोक सकते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट जो होता है उसको जो हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से हम जो है अपने जो वायर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, खुद को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। आप फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 15 सेकंड आपके थ्योरी वाले कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके लिए इनफ है, कोई भी क्वेश्चन थ्योरी के हो, क्योंकि थ्योरी में इतना समय नहीं लगता है, क्योंकि आपको ना तो वहाँ पे कैलकुलेशन करना कुछ भी नहीं, केवल देखना है और आंसर करते हुए चले जाना है। क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक जो इकाई होती है यानी कमर्शियल यूनिट जो होती है क्या होती है, किलोवाट घंटा होती है, यानी आपका क्या हो जाएगा, 15C हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। फटाफट जवाब करें इसका कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द कन्वर्सिंग मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे जो कैसा प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। तो फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सुबह की क्लासेस की बात की जाए तो सुबह में जो ऑफलाइन क्लासेस ये स्टार्ट होती है, इस वजह से जो आपकी 8 बजे वाली क्लास जो है मिस हो जाती है, मिस हो जा रही, छूट जा रही है वहाँ पे, ठीक है, और कोई वजह नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से एक यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल वेव्स इज। तो यहाँ पे आंतरिक तरंग के उदाहरण की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो आपके ऑप्शंस दिख रहा है उसमें जो आपका क्या दिख रहा है, ध्वनि तरंग, केवल क्या है, ध्वनि तरंग। बाकी जो है आपकी यक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, ये सब आपके किसके हैं, तो ये सब जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपकी ये रेज हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत कौन कौन आएंगी, यक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, ये सब आपका जो है सूक्ष्म तरंग भी हैं, ध्यान रखेंगे इनको, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है कौन कौन, यक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी हैं, विद्युत चुंबक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फास्ट सभी जवाब करें। बाकी देखिए अब आपके लिए एकदम बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप जो है अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करते रहें। क्वेश्चन आपका है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है, तो तांबे की छड़ में होता है। किसमें होता है, कॉपर रॉड जो होती है उसमें क्या होता है, पदार्थों कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल जो है सबसे अधिक होता है। किसमें, तांबे की छड़ में। नेक्स्ट, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। अब फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब 15 सेकेंड में भी अगर आप आंसर ना कर पाओगे तो भाई फिर तो ज़्यादा गड़बड़ है ना। बाकी तो थ्योरी वाले क्वेश्चन अगर इतने ज़्यादा समय लोगे तो फिर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन है, विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल थेविंग बेस्ड ऑन। तो किस पर आधारित होता है, विद्युतीय विगलन की बात की जा रही है। विद्युतीय विगलन की अगर बात करेंगे तो किस पर आधारित होता है, धारा के उसमें प्रभाव पर। किस पर होता है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करेंट। ध्यान रखिएगा, धारा के उसमें प्रभाव पर क्या आधारित होता है, विद्युतीय विगलन आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। अब फटाफट इसका जवाब करेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें, क्वेश्चन दे रखा है मुक्त रूप से गिरना संभव होता है। इट इज पॉसिबिलिटी टू फॉल फ्रीली। देखिए अगर आप मुक्त रूप से गिर रहे हैं तो जो है किस में संभव हो सकता है, तो ये केवल जो है आपका यहाँ पे निर्वात में था, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं देख रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, केवल निर्वात में, यानी ओनली इन वैक्यूम हो जाएगा, निर्वात। यानी कि केवल जो है कहाँ संभव है, निर्वात में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है। अब फटाफट इसका जवाब करेंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है, विभवांतर और धारा जो है कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो उसका परिपथ का प्रतिरोध, इफ दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ सर्किट आर डबल्ड, देन जी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ऑफ द सर्किट इज। तो भाई रेजिस्टेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, जो परिपथ का प्रतिरोध वो कैसा हो जाएगा। तो परिपथ के प्रतिरोध की अगर आप बात करोगे तो कैसा हो जाएगा भाई, वो समान रहेगा, इक्वल रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा, रिमेंस द सेम, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, और इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब आपका। क्वेश्चन यहाँ पे भाई दे रखा है आपका, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ, द वैल्यू ऑफ जी विद डिक्रीज इन हाइट। यहाँ पे जी के मान की बात कर रहे हैं, तो ये अगर मान में जो, यानी मान में ऊंचाई में अगर कमी हो रही है तो उसका जी का जो मान होगा, अगर ऊंचाई में कमी होगी तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। यानी क्या, जी के मान में अगर ऊंचाई की जो ऊंचाई है उसमें कमी हो रही है तो जी का जो मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर जी का जो ऊंचाई है उसमें अगर वृद्धि होगी तो आपका क्या होगा, जी का जो मान होगा वो क्या होगा, घटेगा। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जी का मान अगर भाई आपका यहाँ पे बढ़ेगा तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी, और अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा। और एक चीज़ की यहाँ पे जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव जो हमारे पोल्स हैं, वहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होती है जी की वैल्यूज़, ध्यान रखिएगा। और आपकी जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, उस पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा क्या, फटाफट जवाब दीजिए इसका। इसके लिए समय स्टार्ट आपका। तो 23 के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, फटाफट जवाब दें, आपका समय जो है समाप्त हो रहा है बहुत तेजी से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो कौन सा नियम जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से संबंधित है, तो कौन सा नियम होता है, जूल का नियम होता है। कौन सा होता है, जूल का नियम यहाँ पे क्या करता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव से रिलेट करता है, जूल का नियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए समय स्टार्ट होता है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका भाई तीनों लॉ दे रखे हैं, जो न्यूटन के तीनों लॉ हैं उनको यहाँ पर दे रखा है। तो फटाफट उसको देखिए और इसको जवाब कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान समय संबंध का समीकरण, अभी इस चीज़ को मैंने जो है 4 नंबर क्वेश्चन में बता रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द पोजीशन टाइम रिलेशन। तो पोजीशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है वो कौन सा इक्वेशन दिखाता है आपका, यहाँ पे जो है
स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन जो दिखा रहा था फर्स्ट वाला दिखा रहा था, और सेकेंड वाला जो आपका क्या दिखा रहा था, स्थान और समय यानी पोजीशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन दिखा रहा था यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिखा रहा था। और यहाँ पे जो थर्ड लॉ है क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका जवाब करें फटाफट, समय स्टार्ट है आपका। क्वेश्चन है इनमें से सर्वाधिक उष्मारोधी है, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट ऑफ दीज इज। तो देखिए इसमें जो है आपका क्रम के अनुसार दिया है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा उष्मारोधी होता है कौन होता है, प्लास्टिक होता है। इससे कम देखिए जो ऊपर से नीचे का क्रम दिख रहा है इसमें सबसे मतलब सबसे अधिक जो है किसका है, प्लास्टिक का है, और उससे कम जो किसका, कागज़ का है, उससे कम बैकलाइट का, सबसे कम जो है यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दे रखे उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे रबड़ का आपका दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। बाकी जो अगर प्लास्टिक नहीं रहेगा तो कागज़ हो जाएगा, कागज़ भी ऑप्शन में नहीं रहेगा, प्लास्टिक कागज़ नहीं रहेगा तो बैकलाइट हो जाएगा, बैकलाइट भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। तो चीज़ों को याद रखिएगा, सभी यहाँ पे जो है उष्मारोधी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो किस कौन है, प्लास्टिक है। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए और इसके साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी मिदासी सर। और इसका PDF आपको अगर पाना है भाई जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी मिदासी सर। थैंक यू।